जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ आज पुनः आपके सामने एक नए विषय वस्तु के साथ। आज हम कक्षा 10वीं में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण अध्याय में रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। तो रासायनिक समीकरण आपके इसमें 3 प्रकार की दी है। पहली है शब्द समीकरण। शब्द समीकरण में संकेतों का उपयोग नहीं किया जाता, शब्दों में लिखा रहता है पूरा नाम, लेकिन चूंकि उनका आकार बड़ा होता है, जगह ज़्यादा घेरती हैं, और दूसरा उनके यौगिक में कितने अणुओं ने भाग लिया वो उसमें निश्चित नहीं रहता है, इसलिए संकेतों के द्वारा ये रासायनिक समीकरण यहाँ पर लिखी जाती है। लेकिन ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो भी सकती है और संतुलित नहीं भी हो सकती है। अगर ये संतुलित नहीं है तो इसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है, और अगर ये संतुलित है तो इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अभी हमारे सामने जो रासायनिक समीकरण है ये संतुलित अवस्था में नहीं है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है, ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। अब इसको संतुलित करना क्यों जरूरी है? क्योंकि कक्षा 9th में आप लोगों ने लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि हम द्रव्यमान को ना तो बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसलिए जब कोई रासायनिक समीकरण में जितना द्रव्यमान भाग लेता है उतना ही द्रव्यमान हमें प्राप्त होना चाहिए रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने के पश्चात। अगर उसमें अंतर है इसका मतलब है संतुलन की अवस्था नहीं है। अब थोड़ा सा रासायनिक समीकरण का परिचय आपको प्राप्त होना चाहिए कि जो पदार्थ रासायनिक समीकरण में भाग लेते हैं वे अभिकारक कहलाते हैं। तो ये तीर के बाईं ओर जो होते हैं अभिकारक या रिएक्टेंट होते हैं, तीर के दाहिनी ओर जो होते हैं ये उत्पाद या प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो जितने आणविक परिस्थितियां अभिकारक में थी या जितने अणुओं ने भाग लिया किसी तत्व के, उतने ही अणु उस तत्व के उधर होना चाहिए। बस यही संतुलन अवस्था है। इसके बाद हम जो इसके आधार पर लिखे हुए अंक में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता आधार पे जो अंक लिखे हुए हैं। दूसरा, जो अंक ज़्यादा हैं उसको कम नहीं किया जा सकता, कम को हम बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार एक रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। इसके लिए आप क्या करें कि इस तरह से एक बीच में लाइन खींच लें कि अभिकारक एक और हो जाए और उत्पाद एक और हो जाए। फिर आप देखें एक एक तत्व को लें, तो जैसे कि यहाँ पर एक तत्व है Fe। यहाँ पर ध्यान रखना, अगर पहला अक्षर कैपिटल है और उसके साथ स्मॉल लेटर है मतलब वो एक ही तत्व है। लेकिन अगर पहला अक्षर कैपिटल है और दूसरा भी कैपिटल है तो इसका मतलब है वो अलग अलग तत्व है। अब देखो यहाँ पर जो Fe है उत्पाद में, यहाँ पर केवल एक ही है, ये एक ही है। लेकिन इधर देखेंगे तो आप Fe 2 बार है, ऐसा लिख लेना है। पहले आपको ये पता कर लेना है कि अभिकारक में कितने तत्व भाग ले रहे हैं और उत्पाद में कितने तत्व हैं, तो उनकी आणविक संख्या को पहले आप नोट कर लें। तो देखो यहाँ पर Fe 1 है, यहाँ पर Fe 2 है, मतलब Fe का काम हो चुका है। आगे बढ़े तो ये पर यहाँ पर हाइड्रोजन H, तो आप देखेंगे हाइड्रोजन H जो कि यहाँ पर 2 बार है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 बार है, मतलब हाइड्रोजन का भी काम हमारा हो गया। इसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर 1 ही बार है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन 4 बार है। तो अभी हमने पता कर लिया कि कौन कितनी बार है अभिकारक में और उत्पाद में।
अब जब संतुलन करने की अवस्था में जाएंगे तो प्रायः प्राथमिकता देना है जो सबसे ज़्यादा बार है, मतलब जिसके अणु सबसे ज़्यादा है, सबसे पहले उस तत्व को प्राथमिकता देना है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये परिस्थिति अनुसार है। अगर हम उसको नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि पूर्ण गुणांक में बढ़ते हैं ये, तो अगर हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो फिर दूसरे वालों को महत्व देंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा संख्या है 4 और वो है ऑक्सीजन की। इसका मतलब है हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बढ़ाएंगे, बढ़ी हुई तो कम नहीं कर सकते, तो जिस ओर कम है उस ओर बढ़ाएंगे। तो ऑक्सीजन कम इधर है अभिकारक की ओर, तो अभिकारक में ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो हम इस ऑक्सीजन को बढ़ाएंगे। तो क्या कितने का गुणा कर दें कि 4 आ जाए, तो हम 1 में अगर 4 का गुणा कर दें तो 4 हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन वाले यौगिक में 4 का गुणा कर देंगे। तो देखो यहाँ नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे आगे ही आगे। कभी भी हम यौगिक के बीच में अंक नहीं लिख सकते, नीचे नहीं लिख सकते, हमको लिखना होगा उस पूरे यौगिक के आगे। तो ऑक्सीजन को मैंने 4 बार बढ़ाना है, तो ऑक्सीजन हमारा अभिकारक में इस जगह है, तो इसका यौगिक पूरा ही है, तो हम 4 यहां लिखेंगे। लेकिन ऐसा करने से पूरे यौगिक पर प्रभाव पड़ेगा। कैसे प्रभाव पड़ेगा? 4 यहां लिख देने से जो हाइड्रोजन है ये 4 दूना 8, 4 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4 दूना 8, तो मेरा पास हाइड्रोजन नया आ जाएगा 8 बार। लेकिन ऑक्सीजन 4 बार हो गया, क्योंकि अगर आगे अंक लिखते हैं तो पूरे में ही गुणा होता है। तो 4 का हाइड्रोजन में तो 4 दूना 8 और 4 बार ऑक्सीजन, तो 4 बार ऑक्सीजन, तो मेरे ऑक्सीजन का काम तो हो गया। अब ये दोनों असंतुलित अवस्था में हैं। अब इन दोनों में कौन के अणु सबसे ज़्यादा हैं? तो आप देखेंगे कि 8 जो कि हाइड्रोजन के सबसे ज़्यादा है, मतलब हम हाइड्रोजन को बढ़ाएंगे तो इधर हाइड्रोजन को बढ़ाएंगे, मतलब उत्पाद में जो ज़्यादा है उसको कम नहीं कर सकते, जो कम है उसको बढ़ा सकते। तो 2 में अगर मैं 4 से गुणा कर दूंगा तो 8 हो जाएगा। इधर हम हाइड्रोजन वाली जगह पर 4 से गुणा करेंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो हम हमेशा सामने ही अंक लिख सकते हैं। तो ऐसा करने से हाइड्रोजन हो गई 4 बार, 4 दूना 8, तो ये हाइड्रोजन भी 4 दूना 8 हो गई, तो हाइड्रोजन भी संतुलित हो गई। अब आप आ जाते हैं आयरन में, Fe में। तो यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो 1 में अगर 2 से गुणा कर देता हूँ तो 2 हो जाएगा Fe में। तो इधर Fe में हमने 2 से गुणा किया तो ये 2 बार हो गई, उधर 2 बार थी, तो ये आपका आयरन मतलब Fe ये भी संतुलित हो गया। तो इस प्रकार से संतुलित समीकरण की जाती है। तो आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले प्राथमिकता देना है जिसके अणु अधिक हों उसको हमें संतुलित करना है। तो ये एक मैंने आपको उदाहरण सही समझाया, आप शायद अच्छी से समझ पाए होंगे। मैं पुनः अगली कक्षा में फिर एक नई समीकरण को संतुलित करना सिखाऊंगा, तो मेरा अगला वीडियो अवश्य देखें, इससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तब तक के लिए आप मेरी चैनल गणित की चौपाल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे सारे वीडियो तुरंत प्राप्त होते रहें। अगली क्लास में पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।